Hello student, I hope you all are fine as we have done last internal trade. Now we are going to start our next chapter, that is international business. Let me clear you what topics we have to cover in this chapter. Here the first topic is meaning and types of international trade, features, internal trade versus external trade, international business versus domestic business, scope of international business, importance, import procedure, export procedure, documents जो हमारे इसमें कवर होंगे, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक. Here we will discuss meaning and type of international trade. Let me clear you. Trade between two different countries, that is outside the boundaries of one country, is known as international trade. जो दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज आपस में बाइंग एंड सेलिंग कर रही हैं गुड्स की और अदर चीज सर्विसेज की, तो दैट इज इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड इज कैटेगराइज इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज इम्पोर्ट, another is export, and third one is entry-import. As you know it very well, when we are buying goods from another country, this is import. When we are selling goods to another country, that is export. And the third one is entry-import, buying from one country and selling it the same to another country. For example, if we are buying goods from America and selling the same to Japan, so that is entry-import trade. Let's discuss features of international business. First point, as you know, involvement of two countries. When we are trading between two different countries, so this is a trade between two different countries. Two countries will involve. Payment in foreign currency. अगर मैं दूसरी कंट्री को गुड्स बाय कर रही हूँ तो मुझे उस कंट्री की करेंसी में पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पेमेंट इन फॉरेन करेंसी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लीगल प्रोसीजर. तो कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ भी हमें फुलफिल करनी पड़ेंगी. हम आगे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्रोसीजर में पढ़ेंगे, राइट. तो लीगल प्रोसीजर को भी फॉलो करना पड़ता है. कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ कंट्रीज़ के साथ अगर ट्रेड करना अलाउड नहीं है तो इन रिस्ट्रिक्शंस को भी ध्यान में रखना पड़ता है. एज वी आर ट्रेडिंग विद अ पर्सन हु इज़ सिटिंग अफार फ्रॉम द प्लेस वेयर वी आर. सो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. हम उस पर्सन को जानते भी नहीं जिसके साथ हम ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं. लैंग्वेज में भी बहुत सारे डिफरेंसेस आते हैं. दूसरी कंट्री के लोगों की लैंग्वेज को समझना, उनके साथ हमारा ट्रेडिंग करना, डील करना, वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. लेट्स डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटरनल ट्रेड वर्सेस एक्सटर्नल ट्रेड. सो लेट मी क्लियर यू द डिफरेंस बिटवीन दीज टू, इंटरनल ट्रेड एंड एक्सटर्नल ट्रेड. हियर द फर्स्ट पॉइंट इज मीनिंग. इंटरनल ट्रेड, ट्रेड बिटवीन जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ कंट्री, कंट्री के जोग्राफिकल लिमिट्स के अंदर ही होगा. और एक्सटर्नल ट्रेड में जोग्राफिकल लिमिट्स के आउटसाइड ट्रेड होगा. नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रीज इन्वॉल्व. इंटरनल ट्रेड में एक ही कंट्री इन्वॉल्व होगी, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में मिनिमम टू कंट्रीज होंगी. रिस्क की अगर हम बात करें तो इंटरनल ट्रेड में रिस्क कम है, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि हमने उन पर्सनस के साथ डील करना है जिनको हम जानते भी नहीं और दे आर सिटिंग अफार फ्रॉम इन अनदर कंट्री. तो करेंसी यूज़ की बात करें तो इंटरनल ट्रेड में होम करेंसी ही यूज़ होती है, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में फॉरेन करेंसी यूज़ होगी. जिस कंट्री से हमने खरीदना है उनको उसी करेंसी में पेमेंट करनी होगी. नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोसीजर इन्वॉल्व. इंटरनल ट्रेड में नो लॉन्ग प्रोसीजर और फॉर्मेलिटीज़ इतनी नहीं होती, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में प्रोसीजर भी इसका लेंथी है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ भी फुलफिल करनी पड़ती हैं. नेक्स्ट पॉइंट है मोड ऑफ पेमेंट. इंटरनल ट्रेड के लिए कैश पेमेंट भी होती है और चेक पेमेंट भी चलती है. एक्सटर्नल ट्रेड की बात करें तो उसमें जो मोड ऑफ पेमेंट है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के थ्रू, लेटर ऑफ क्रेडिट या बैंक हमें इंस्ट्रक्शंस देता है, उसको ध्यान में रखना होता है. नेक्स्ट पॉइंट है लीगल रूल्स एंड रेगुलेशंस. इंटरनल ट्रेड में सेम कंट्री के नेशनल लॉज फुलफिल किए जाते हैं, उनको ध्यान में रखा जाता है, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड के टाइम पे इंटरनेशनल लॉज को ध्यान में रखा जाता है. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इंटरनल ट्रेड में रेलवेज, रोडवेज एज अ ट्रांसपोर्ट मीन्स यूज़ किया जाता है, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में सीवेज और एयरवेज ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाता है. कॉस्ट इन्वॉल्व की बात करें तो इंटरनल ट्रेड का ऑपरेटिंग कॉस्ट कम रहती है, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड में ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा रहती है क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, राइट. फॉरेन रिजर्व्स के इफेक्ट की बात करें तो इंटरनल ट्रेड के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, बिकॉज फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती इसमें, लेकिन एक्सटर्नल ट्रेड के ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट रहता है बिकॉज इसमें फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रीजंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस. इंटरनेशनल बिजनेस को करने के क्या रीजंस हैं? प्रोडक्टिव क्वालिटी. कुछ कंट्रीज़ में कुछ प्रोडक्ट्स की क्वालिटी ज़्यादा रहती है, तो प्रोडक्टिव क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं. स्कैटर्ड नेचुरल रिसोर्सेज, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर इन SST एज वेल.
कुछ नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो कुछ कंट्रीज में अबंडेंट हैं और दूसरी कंट्रीज में बिल्कुल भी नहीं है, तो ये स्कैटर्ड हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग रिसोर्सेज हैं, तो ये रिसोर्सेज आपस में यूटिलाइज करने के लिए हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो कुछ प्रोडक्शन के फैक्टर्स ऐसे हैं जो किसी कंट्री में ज़्यादा हैं और किसी कंट्री में कम है। फॉर एग्जांपल, किसी कंट्री में कैपिटल फाइनेंस बहुत ज़्यादा है और किसी कंट्री में लेबर अबंडेंट है, तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिफरेंस होने की वजह से भी इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। ऑपरेटिंग कॉस्ट, किसी कंट्री में किसी प्रोडक्शन की ऑपरेटिंग कॉस्ट उसको हैंडल करने की कॉस्ट ज़्यादा है, किसी कंट्री में कम है, राइट। किसी कंट्री में प्रोडक्शन की परफेक्शन है और किसी कंट्री में प्रोडक्शन की परफेक्शन नहीं है, प्रोडक्शन की टेक्निक्स एफिशिएंट है, तो इन रीजंस की वजह से इंटरनेशनल बिजनेस को प्रमोट किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरनेशनल बिजनेस वर्सेस डोमेस्टिक बिजनेस, नेशनैलिटी ऑफ बायर एंड सेलर। अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिजनेस की, तो बायर एंड सेलर विल बिलोंग फ्रॉम 2 डिफरेंट कंट्रीज, सो नेशनैलिटी विल बी डिफरेंट, बट डोमेस्टिक बिजनेस में दोनों की नेशनैलिटी बायर एंड सेलर की सेम रहती है। स्टेक होल्डर्स होते हैं रिलेटेड पार्टीज, जिनके साथ जो हमारे सप्लायर्स हैं, क्रेडिटर्स, बायर्स, इन्वेस्टर्स, इन सबकी नेशनैलिटी डोमेस्टिक बिजनेस के केसेस में सेम रहेगी, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के केस में अलग अलग होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप व्हेनेवर वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटी। तो हमारे डोमेस्टिक बिजनेस के केस में प्रोडक्शन के फैक्टर्स एक ही कंट्री में मूव करेंगे, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस के केसेस में अलग अलग जगह मूव करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कस्टमर हेट्रोजेनिटी अक्रॉस मार्केट। इंटरनेशनल बिजनेस के केस में हमारे कस्टमर अलग अलग कंट्री के होंगे, राइट, हेट्रोजीनियस होंगे, उनका नेचर अलग अलग होगा। लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस के केस में कस्टमर हमारे एक ही कंट्री से बिलोंग करेंगे और उसमें इतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है डिफरेंसेस इन बिजनेस प्रैक्टिसेस। डोमेस्टिक बिजनेस के केस में बिजनेस के करने के तरीके एक जैसे होंगे बिकॉज सेम कंट्री के लोग हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस में अलग अलग कंट्री के होने की वजह से उनके बिजनेस के प्रैक्टिसेस, रूल्स एंड रेगुलेशंस भी अलग अलग होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है पॉलिटिकल सिस्टम एंड रिस्क। अगर हम डोमेस्टिक बिजनेस की बात करें तो पॉलिटिक्स हमारी एक ही कंट्री के होंगे और इतना रिस्क नहीं होगा। इंटरनेशनल बिजनेस के केस में अलग अलग कंट्री की पॉलिटिक्स होने की वजह से रिस्क भी ज़्यादा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिजनेस रेगुलेशन एंड पॉलिसीज। इंटरनेशनल बिजनेस के केस में बिजनेस के रूल्स एंड रेगुलेशन अलग अलग कंट्री के फॉलो होंगे, पॉलिसीज भी, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस में सेम कंट्री के रूल्स एंड रेगुलेशन पॉलिसीज होंगी। और अगर हम बात करें करेंसी यूसेज की, इंटरनेशनल बिजनेस में फॉरेन करेंसी यूज़ होगी, लेकिन डोमेस्टिक बिजनेस में सिर्फ सेम कंट्री की करेंसी ही यूज़ होगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस टू नेशन। नेशन को क्या बेनिफिट होगा? अगर हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज अर्न होगा, राइट। हमारे कंट्री के जो रिसोर्सेज है वो अच्छे से यूटिलाइज होंगे, हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी इंप्रूव होगा और एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी इंक्रीज होगा, जिससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी रेज होगा, लोगों का रहने का स्तर अच्छा हो जाएगा। फर्म्स की अगर हम बात करें, उनको प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा होंगी, उनकी आइडल कैपेसिटी अच्छे से यूटिलाइज होगी, ग्रोथ होगी उनकी, वे आउट फ्रॉम इंटेंस कंपटीशन, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपटीशन में वो एंटर कर जाएंगे, उनका बिजनेस करने का तरीका और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। दीज ऑल आर द बेनिफिट्स टू द फर्म फॉर इंटरनेशनल बिजनेस। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर दैट इज एक्सपोर्ट प्रोसीजर। अगर हम एक्सपोर्ट करने की बात करें तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेने के लिए हमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर लेना है, रजिस्ट्रेशन का मेंबरशिप सर्टिफिकेट भी लेना है, और एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन से अपने आप को रजिस्टर भी करवाना है। दीज आर द फॉर्मेलिटीज फॉर ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्टेनिंग प्री शिपमेंट फाइनेंस। व्हेनेवर वी नीड टू एक्सपोर्ट गुड्स, तो उस केस में पहले हमने जो गुड्स को एक्सपोर्ट करना है, आइदर वी आर मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्यूरिंग इट फ्रॉम आउटसाइड, चाहे हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं चाहे हम बाहर से इकट्ठा कर रहे हैं, उसको गुड्स को अरेंज करने के लिए हमें फाइनेंस चाहिए। तो हम सबसे पहले फाइनेंस को अरेंज करेंगे। फाइनेंस अरेंज करने के बाद हमने गुड्स की प्रोडक्शन या प्रोक्यूरमेंट फ्रॉम आउटसाइड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, अलग अलग जगह से उसको इकट्ठा करना है या उसकी प्रोडक्शन करनी है, राइट। ये गुड्स प्रोडक्शन एंड प्रोक्यूरमेंट करने के बाद हम ये गुड्स की पहले इंस्पेक्शन होगी, इसकी होगी प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन में हमारे पास ये फर्दर ये पॉइंट्स कवर होते हैं। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन में क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग पहले कंसाइनमेंट वाइज
लॉट्स जो बने होते हैं उनकी इंस्पेक्शन होती है, फिर क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस होती है उसकी, वॉट एवर द मटीरियल वी आर एक्सपोर्टिंग उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, फिर उसके बाद सेल्फ सर्टिफिकेशन की जाती है, फिर उसको सेल्फ सर्टिफाई किया जाता है उन सारे गुड्स को। प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन के बाद एक्साइज क्लियरेंस होती है। जब हम गुड्स को ही मैन्युफैक्चरिंग करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगती है, तो एक्साइज क्लियरेंस होती है। उसके बाद जो गुड्स हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारी कंट्री से बिलोंग करता है, तो उसका ओरिजिन का सर्टिफिकेट हमें लेना होता है। फिर हमने शिपिंग स्पेस को रिजर्व करवाना है, जैसे हम अपनी टिकट बुक कराते हैं ट्रेन में, वैसे ही हमने जो गुड्स एक्सपोर्ट करने हैं उसकी भी शिपिंग स्पेस की भी रिजर्वेशन करवानी होती है। फिर पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग का प्रोसीजर होता है। जो गुड्स हमने एक्सपोर्ट करने हैं उसको अच्छे से पैकिंग करके उसको फॉरवर्ड किया जाता है और उन गुड्स की इंश्योरेंस करवाई जाती है। इंश्योरेंस ऑफ गुड्स, जो गुड्स हमने एक्सपोर्ट करने हैं उसको हमने इंश्योरेंस लेनी है उसकी। उसके बाद कस्टम क्लियरेंस, पोर्ट पे जाके भी उनके ऊपर जो भी टैक्स बनता है, ड्यूटी बनती है, वो क्लियर करनी होती है। फिर उसके बाद जब हमारे गुड्स शिपिंग एजेंट के पास चले जाते हैं तो वहाँ से हमें एक रिसीट मिलती है, मेट रिसीट। फिर उसके बाद हमने फ्रेट को पे करना है और बिल ऑफ लेडिंग और इंश्योरेंस पे करना है। फिर उस पर हमारा एक बिल रेडी हो जाता है जिसको हम कहते हैं इनवॉइस, जिसमें सारे गुड्स की पूरी डिटेल्स ली होती है, राइट। और फिर उसके बाद हमने सारी पेमेंट सिक्योर करनी है, सारी पेमेंट क्लियर की जाती है। दिस इज ऑल अबाउट द export procedure. Our next important topic, that is import procedure. Import first goods of all, from another country will make an inquiry, right? That is trade inquiry. हम इस इंक्वायरी में जो गुड्स हमने बाय करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं, उसके बारे में पूछेंगे, राइट। फिर उसके बाद हमें इंपोर्ट लाइसेंस लेना है, फॉरेन एक्सचेंज को अरेंज करना है और उसके बाद हमने ऑर्डर प्लेस करना है, प्लेसिंग इंडेंट और ऑर्डर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? जब हमने फॉरेन कंट्री के साथ डील करना है, थर्ड पार्टी हमें नहीं जानती, तो हमें बैंक से एक क्रेडिट नोट इशू करवाना है, लेटर ऑफ क्रेडिट बनवाना है। बैंक हमारी गारंटी देगा कि हमारी क्रेडिट वर्थीनेस अच्छी है, तो हमने बैंक से वो लेटर ऑफ क्रेडिट लेके एक्सपोर्टर को भेजना होता है, दैट इज ऑब्टेनिंग लेटर ऑफ क्रेडिट। फिर उसके बाद हमने फाइनेंस अरेंज करना है, अरेंजिंग ऑफ फाइनेंस। देन नेक्स्ट पॉइंट, रिसीट ऑफ शिपमेंट एडवाइस। फिर शिपमेंट एडवाइस के लिए हमने रिसीट लेनी है। जैसे हमने अपनी ट्रेन में जाने के लिए टिकट बुक करवाते हैं, वैसे ही हमने गुड्स को परचेज करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए उसकी रिजर्वेशन करवानी है, शिपमेंट एडवाइस, उसकी रिसीट लेनी है। जो भी इंपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं उसको अरेंज करना है। फिर गुड्स जब अराइवल हो जाएंगे उनको रिसीव करना, अराइवल ऑफ गुड्स। इस स्टेज पे बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। कस्टम क्लियरेंस, जब गुड्स शिप पे आ जाते हैं, पोर्ट पे आ जाते हैं, तो उस टाइम पे उसके ऊपर जो भी टैक्स ड्यूटी बनती है वो हमें पे करनी होती है, दैट इज़ कॉल्ड कस्टम क्लियरेंस, राइट। इसके अलावा इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कौन से प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट्स हैं? कमर्शियल इनवॉइस, जिसमें गुड्स की सारी डिटेल्स लिखी होती है, एक हिसाब से बिल होता है, बिल ऑफ लेडिंग, certificate of inspection, certificate of origin, and the last one is bill of exchange, right? These are the most important documents that are included in import and export. Our next most important topic, that is World Trade Organization. World Trade Organization helps trading between different nations at global level. इंटरनेशनल लेवल पे अलग अलग कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रही हैं, उसको प्रमोट कर रहा है। अलग अलग कंट्री की ट्रेडिंग की पॉलिसीज़ को ध्यान में रखता है और उनको लिबरलाइज कराता है, उनकी ट्रेडिंग प्रोसेस को लिबरलाइज कराने में बहुत हेल्प करता है। वॉट एवर द डिस्प्यूट्स एंड कन्फ्लिक्ट्स आर अराइजिंग बिटवीन डिफरेंट कंट्रीज, उन सबको सेटल करता है और सारे प्रोसीजर को बहुत न्यूट्रल करता है। अलग अलग कंट्रीज में आपस में ट्रेड का फ्लो फ्री हो, स्मूथ हो, इसको श्योर करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स क्या हैं, इंटरनेशनल पीस को प्रमोट करता है, जो अलग अलग नेशंस में जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन कॉमन अलग अलग कंट्रीज में हो उनको फ्रेम करता है, इकोनॉमिक ग्रोथ को हेल्प करता है, उसको प्रमोट कर रहा है, और क्वालिटी प्रोडक्ट्स हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का रेज हो जाए, इसको बहुत इंप्रूव करने में हेल्प करता है। प्रोडक्ट क्वालिटेटिव हो और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रेज हो जाए, राइट। इसके बाद हमारे सारे टॉपिक्स खत्म है। यू जस्ट नीड टू रिवाइज केस स्टडी वर्कशीट। थैंक यू।